अक4 हिंदी अध्याय 31 मूल पाठ अध्याय 31 दीर्घायु 5 तत्व मानसिक क्षेत्र संशोधित 5 तत्वों की मुट्ठी। गांव फैन की बातें सुनकर लू शेंग हैरान रह गया। आखिरकार उसने सोचा भी नहीं था कि दीर्घायु आसन की धीमी प्रगति का संबंध पंचतत्व मुट्ठी से है। लू शेंग के स्तब्ध भाव को देखकर गांव फैंग ने हंसते हुए कहा, आपको लगता है कि 5 तत्वों की मुट्ठी और दीर्घायु मुद्रा संबंधित नहीं है। 5 तत्वों की मुट्ठी एक मार्शल आर्ट तकनीक है जो दीर्घायु मुद्रा से ली गई है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने दीर्घायु आसन में आपकी प्रगति देखी है। मैं भी आपसे थोड़ा ही बेहतर हूं, लेकिन जहां तक पंचतत्व मुट्ठी का सवाल है, आपकी प्रगति अभी भी काफी धीमी है। पंचतत्व मुट्ठी और दीर्घायु आसन एक दूसरे के पूरक हैं। एक बार जब पंचतत्व मुट्ठी में आपकी प्रगति बढ़ जाती है तो दीर्घायु आसन में भी आपकी प्रगति स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाएगी। ये सुनकर लू शेंग को धीरे धीरे समझ आ गया। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि दीर्घायु आसन में उनकी प्रगति धीमी क्यों हो गई थी। यह इन 2 कारकों के कारण था। ऐसा लगता है कि मुझे अगले चरण में 5 एलिमेंट्स फिस्ट की प्रगति में सुधार करने की आवश्यकता है। ये सोचते हुए लू शेंग ने गांव फैंग की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। गांव फैंग दीर्घायु आसन का अभ्यास करते थे और लू शेंग की तुलना में उनका क्षेत्र उच्च था, जिससे संकेत मिलता है कि गांव फैंग को 5 तत्वों की मुट्ठी में काफी विशेषज्ञता प्राप्त थी। तुम धूर्त बालक हो। गांव फैंग ने लू शेंग की ओर इशारा किया, हंसा, फिर कड़क चाय का एक घूंट लिया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। सच कहूं तो दीर्घायु आसन में लू शेंग की प्रगति उसकी अपनी प्रगति से थोड़ी ही कम थी। ऐसी साधना प्रतिभा पहले से ही काफी आश्चर्यजनक थी। ये बच्चा मार्शल आर्ट का प्रतिभाशाली खिलाड़ी हो सकता है। गांव फैंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, फिर लू शेंग की ओर मुड़कर गंभीरता से बोला, 5 तत्वों की मुट्ठी का अभ्यास करने से पहले मुझे अभी भी आपको दीर्घायु आसन के बारे में कुछ ज्ञान समझाने की आवश्यकता है। गांव फैंग के शब्दों को सुनकर लू शेंग समझ गया कि गांव फैंग आगे जो बताने जा रहे थे वह संभवतः बहुत ही व्यावहारिक होगा। दीर्घायु आसन हालांकि एक अपेक्षाकृत बुनियादी साधना तकनीक है, लेकिन अगर इसे पूर्णता से अभ्यास किया जाए तो इसके अप्रत्याशित प्रभाव हो सकते हैं। यह विधि किसी मार्शल कलाकार के धैर्य को, यहां तक कि उसके जीवनकाल को भी बहुत बढ़ा सकती है। यही कारण है कि हमारे मानव संघ के बुजुर्ग अब पहले की तुलना में सामान्यतः अधिक समय तक जीवित रहते हैं। इसके अलावा दीर्घायु आसन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जब कोई इसे पूर्णता से अभ्यास कर लेता है तो वह दीर्घायु आसन के अद्वितीय मानसिक क्षेत्र को समझ सकता है, और इस मानसिक क्षेत्र को दीर्घायु कहा जाता है। दीर्घायु एक सैन्य खजाना है जिसे दीर्घायु आसन बनाने वाले पूर्ववर्ती ने छोड़ा था। ये पूर्ववर्ती आज के सम्राट बाई का शिक्षक भी था। बेशक बहुत कम मार्शल कलाकार दीर्घायु को समझ सकते हैं, यहाँ तक कि मैं भी इसे समझ नहीं पाया हूँ। जब गांव फैंग ने इस बारे में बात की तो उनके स्वर में स्पष्ट रूप से खेद झलक रहा था। आखिरकार गांव फैंग ने भी कई दिनों तक दीर्घायु आसन का अध्ययन किया था, लेकिन अंत में वह दीर्घायु को सफलतापूर्वक समझने में कामयाब नहीं हो पाया था। लू शेंग ने पलकें झपकाईं और देखा कि दीर्घायु मानसिक क्षेत्र के अलावा दीर्घायु आसन के निर्माता की पहचान ने भी उसे उत्सुक कर दिया। वह व्यक्ति वर्तमान सम्राट बाई का गुरु था। हालांकि उनका निधन हो चुका था, सम्राट बाई जैसे असाधारण व्यक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए उनके द्वारा छोड़ा गया दीर्घायु मानसिक क्षेत्र असाधारण होना चाहिए। ये सोचते हुए लू शेंग को दीर्घायु मानसिक क्षेत्र के लिए प्रत्याशा की भावना महसूस हुई, जिसका उल्लेख गांव फैंग ने किया था। इसके अलावा दीर्घायु मुद्रा के पूरक मार्शल आर्ट के रूप में 5 तत्वों की मुट्ठी भी एक बार पूर्णता से अभ्यास करने पर मार्शल कलाकार के लिए एक अद्वितीय क्षेत्र को प्रकट करेगी। इस समय गांव फैंग ने बोलना जारी रखा। 5 तत्वों की मुट्ठी का मानसिक क्षेत्र 5 भागों में विभाजित है, अर्थात धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी क्षेत्र। प्रत्येक मार्शल कलाकार जो 5 तत्वों की मुट्ठी का अभ्यास करता है वह विभिन्न क्षेत्रों को समझेगा। जिस क्षेत्र को मैंने समझा वह 5 तत्वों का जियावुड क्षेत्र है। ये कहते हुए गांव फैंग अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। एक पल में गांव फैंग के शरीर से असीम ऊर्जा से भरी एक आभा उमड़ पड़ी। उसने एक मुक्का मारा जो ऐसा लगा जैसे जमीन से कोई हरा भरा पेड़ उगाया हो जो अनंत ऊर्जा बिखेर रहा हो। जिया वुड क्षेत्र यांग वुड की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, एक विशाल वृक्ष की तरह जो शक्ति से भरा है। इस चाल के अंतर्गत असीम जीवन शक्ति व्यक्ति को घेर लेती है और अपार शक्ति के साथ फूट पड़ती है। गांव फैंग की आवाज लू शेंग के कानों में गूंज उठी और लू शेंग मंत्रमुग्ध होकर गांव फैंग की गतिविधियों को गौर से देखने लगा।
गाओ फैन के प्रदर्शन के तहत लू शेंग ने भी अनजाने में 5 तत्वों की मुट्ठी का अभ्यास करना शुरू कर दिया। यद्यपि उनके और गाओ फैन के बीच का अंतर अभी भी काफी था, लेकिन निरंतर अभ्यास से लू शेंग की प्रगति तेजी से हुई। डिंग 5 तत्व मुट्ठी प्रवीणता जोड़ 1। डिंग 5 तत्व मुट्ठी प्रवीणता जोड़ 1। डिंग 5 तत्व मुट्ठी प्रवीणता जोड़ 1। लू शेंग के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आते रहे। देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया। गाओ फैन के प्रदर्शन और मार्गदर्शन में लू शेंग ने पंचतत्व मुट्ठी में तेजी से प्रगति की। मात्र 1 घंटे में ही उनकी दक्षता में 5 अंकों की वृद्धि हो गई। अब तक लू शेंग को अंततः समझ आ गया था कि गाओ फैंग ने क्यों कहा था कि 5 तत्व मुट्ठी और दीर्घायु मुद्रा एक दूसरे के पूरक हैं। गाओ फैंग के मार्गदर्शन में पंचतत्व मुट्ठी के अभ्यास के दौरान दीर्घायु मुद्रा में उनकी प्रवीणता का स्तर चौथे स्तर पर पहुंच गया तथा उच्च स्तरीय दीर्घायु मुद्रा से प्राप्त अंतर्दृष्टि ने भी लू शेंग की पंचतत्व मुट्ठी की समझ को बढ़ाया। यही कारण था कि लू शेंग की पंचतत्व मुट्ठी में दक्षता केवल 1 घंटे में 5 अंक बढ़ गई। ठीक है, आज का समय हो गया है। चलो आज का दिन यहीं खत्म करते हैं। गाओ फैंग ने पसीने से लथपथ लू शेंग को देखा और मुस्कुराते हुए बोले। उन्होंने लू शेंग की पंचतत्व मुट्ठी में प्रगति को देखा और लू शेंग से संतुष्ट महसूस किया। कल मध्यावधि परीक्षा है। आज देर तक अभ्यास करना उचित नहीं है। कल की परीक्षा के लिए कुछ ऊर्जा बचाकर रखें जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बेशक जब आप वापस जाएं तो बहुत देर तक अभ्यास न करें। आखिरकार साधना के मार्ग में काम और आराम के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है, समझे? गाओ फैंग ने लू शेंग की याद दिला दी। लू शेंग ने हंसते हुए अपने शरीर से पसीना पोंछा और गाओ फैंग से कहा, समझ गया शिक्षक गाओ, मैं अब बाहर जाऊंगा। इसके साथ ही लू शेंग ने अपना सामान पैक किया और गाओ फैंग के कार्यालय से बाहर निकल गया। वह बदमाश। लू शेंग की विदाई की स्थिति को देखकर गाओ फैंग खुद को हंसने और कोसने से नहीं रोक सका। इस बच्चे की मार्शल आर्ट प्रतिभा वाकई बुरी नहीं है। दीर्घायु मुद्रा में उसकी प्रगति लगभग मेरी बराबरी कर रही है। यहाँ तक कि पंचतत्व मुट्ठी की उसकी समझ भी काफी प्रभावशाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बच्चे का क्यूई रक्त है। गाओ फैंग ने आंखें मूंदते हुए कहा। उसका क्यूई रक्त पहले ही 70 कैलोरी तक पहुंच चुका है, फिर भी उसकी सीमा पार होने का कोई संकेत नहीं दिखता। यहाँ तक कि यांग मेन को भी संघर्ष करना पड़ा जब उसका क्यूई रक्त 70 कैलोरी तक पहुंच गया। इस दर से क्यूई रक्त में 80 कैलोरी के स्तर तक पहुंचना इस बच्चे के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। कौन जाने, शायद वह इससे भी ऊपर पहुंच जाए। मध्यावधि परीक्षा शुरू, पहला त्वरित मार्ग। गाओ फैंग जब बोल रहे थे तो उनकी आंखों में आश्चर्य की गहरी झलक दिखी। जाहिर है वह अपने ही विचारों से हैरान था। पिछले सप्ताह के दौरान, क्योंकि उनके पास यांग मेंग एक मिसाल के रूप में था, गाओ फैंग ने लू शेंग के क्यूई रक्त विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया। यद्यपि यह गति थोड़ी धीमी थी, फिर भी इसमें निरंतर वृद्धि जारी रही। इसके कारण गाओ फैंग ने लू शेंग को दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना बंद कर दिया। आखिरकार गाओ फैंग लू शेंग को जल्दी से दूसरे स्तर पर पहुंचाना चाहता था ताकि वह क्यूई रक्त सीमा पर ज्यादा समय न फंस जाए। एक बार सीमा पार कर लेने के बाद उसे इस क्षेत्र में और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पहले ही आगे बढ़ जाना ही सही रास्ता है। लेकिन चूंकि लू शेंग अभी सीमा तक नहीं पहुंचा था, इसलिए गाओ फैंग स्वाभाविक रूप से इसका उल्लेख नहीं करेगा। हालांकि लू शेंग का क्यूई ब्लड लगातार बढ़ रहा है, लेकिन 80 कार्ड्स तक पहुंचते ही इसकी सीमा पार हो जानी चाहिए। अगर अभी भी बढ़ने की गुंजाइश है तो भी वह महीने के अंत तक दूसरे स्तर तक पहुंच जाएगा। गाओ फैंग ने एक पल सोचने के बाद सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि यह कहने के बाद गाओ फैंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। गाओ फैंग के विचार में लू शेंग का क्यूई ब्लड महीने के अंत तक सीमा तक पहुंच जाएगा, लेकिन लगभग 80 कार्डों पर लू शेंग को पहले से ही क्यूई ब्लड दायरे के मार्शल कलाकारों में शीर्ष स्तर का माना जाएगा। तियानकी विश्वविद्यालय सुरक्षित है, गाओ फैंग ने खुशी से सोचा। अगले दिन युकाई हाई स्कूल की एलीट क्लास में तीनों प्रणालियों के प्रशिक्षक मंच पर खड़े थे। उनके चेहरे गंभीर थे। नीचे एलीट क्लास के छात्र चुप रहे, फुसफुसाए नहीं, बल्कि उन तीनों को उत्सुकता से देखते रहे। लू शेंग अपनी सीट पर बैठ गया, थोड़ा आशान्वित महसूस कर रहा था। आज मध्यावधि परीक्षा है, मुझे आश्चर्य है कि आज एलीट क्लास में मेरी रैंक क्या होगी। एलीट क्लास 3 महीने से चल रहा था और इसकी संख्या 80 छात्रों तक पहुंच गई थी, जो कि मध्यावधि परीक्षा का उद्देश्य था। सुव्यवस्थित करना। मजबूत लोगों को अधिक संसाधन मिलते हैं, कमजोर लोगों को स्वाभाविक रूप से कम मिलते हैं।
जंगल का कानून हर जगह लागू। आज हमारी एलीट क्लास की मध्यावधि परीक्षा है। आप सभी पारलौकिक बन गए हैं और आपको पारलौकिक होने का महत्व समझना चाहिए। मंच पर गाओ फेंग ने सख्ती से बात की, उनकी आवाज ऊंची थी जो कक्षा में गूंज रही थी। पारलौकिक लोग लड़ने के लिए पैदा होते हैं, संपूर्ण मानव जाति की रक्षा के लिए पैदा होते हैं। पारलौकिक बनने का अर्थ है अन्य ब्रह्मांडीय जातियों के साथ व्यवहार करना, और यह व्यवहार। गाओ फैन के होठों पर एक भयावह मुस्कान आ गई। या तो तुम मरोगी या मैं जीवित रहूंगा। युद्ध शक्ति ही एक पारलौकिक व्यक्ति के लिए सब कुछ का माप है, इसलिए आज की मध्यावधि परीक्षा सरल है। लड़ाई करना। एलीट क्लास में प्रत्येक छात्र एक एक करके लड़ने के लिए 5 प्रतिद्वंदियों का चयन करेगा। लड़ाइयों के बाद हम निष्पक्ष रैंकिंग बनाने के लिए आपके प्रदर्शन और एलीट क्लास में शामिल होने के बाद से आपके सुधार का आकलन करेंगे। इसके अलावा सभी 5 लड़ाइयां वर्चुअल स्पेस में आयोजित की जाएंगी, जिसका अर्थ है अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए आपको लड़ाई जीतने के लिए उन्हें मारना होगा। गाओ फैन के शब्दों ने कुछ नए शामिल हुए छात्रों को तनाव में डाल दिया, लेकिन लू शेंग जैसे छात्र जो कुछ समय से एलीट क्लास में थे, वे काफी शांत रहे। हालांकि उन्होंने वर्चुअल रिंग में ज्यादा लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने खूब देखा था। जहां तक विरोधियों को मारने की बात है, ये सब वर्चुअल स्पेस में होता है, असल में उन्हें मारना नहीं। अब सभी लोग अपने वर्चुअल हेलमेट पहन लें। अब मैं आपको रिंग कीज भेजूंगा और आप में से प्रत्येक परीक्षा की तैयारी के लिए अलग अलग वर्चुअल रिंग में प्रवेश करेगा। गाओ फैंग ने भीड़ को संबोधित किया और एलीट क्लास के छात्रों ने तुरंत अपने वर्चुअल हेलमेट पहन लिए। लू शेंग ने वैसा ही किया। उसकी दृष्टि अंधकार में हो गई, फिर उसने खुद को एक आभासी खाली कमरे में पाया। फिर लू शेंग ने गाओ फैंग द्वारा भेजी गई अंगूठी की चाबी प्राप्त की और उसमें प्रवेश किया। अगले ही पल लू शेंग एक आभासी रिंग पर प्रकट हुआ। ये घेरा काफी बड़ा था, लगभग एक फुटबॉल मैदान के आकार का, जो 2 पारलौकिक शक्तियों के बीच युद्ध के लिए पर्याप्त था। मुझे आश्चर्य है कि मेरा पहला प्रतिद्वंद्वी कौन होगा। लू शेंग ने खाली अंगूठी को कुछ उम्मीद के साथ देखा। ईमानदारी से कहें तो ट्रांसेंडेंट बनने के बाद से लू शेंग ने अन्य ट्रांसेंडेंट के खिलाफ ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ी थी। सबसे हालिया लड़ाई चेंगजू के खिलाफ थी। बिल्कुल सही। अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति का परीक्षण करने का समय आ गया है। लू शेंग मुस्कुराया। जल्द ही लू शेंग के सामने एक साया प्रकट हुआ। जैसे ही उस व्यक्ति ने लू शेंग को देखा, उसका चेहरा कड़वा हो गया। लू शेंग ने उसे भी पहचान लिया। वह हाल ही में एलीट क्लास में शामिल हुआ था और मार्शल आर्टिस्ट सिस्टम का पालन भी कर रहा था। चूंकि मार्शल आर्टिस्ट कैंप बाकी दोनों सिस्टम को पसंद नहीं था, इसलिए कैंप के सदस्य काफी एकजुट थे और एक दूसरे को जानते थे। भाई लू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पहला प्रतिद्वंद्वी तुम होगे। मैं बर्बाद हो गया, नवागंतुक ने कड़वाहट से कहा। लू शेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बकवास बंद करो, लड़ाई अब शुरू होती है। ये कहते हुए लू शेंग का शरीर आगे की ओर फट गया। क्योंकि रक्त के 70 कार्ड बाहर निकल आए और लू शेंग एक धुंधले में बदल गया, तेजी से प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंच गया। लू शेंग द्वारा लड़ाई शुरू होने की घोषणा के बाद वह व्यक्ति अपनी कटु अभिव्यक्ति के बावजूद गंभीर हो गया। लेकिन उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। कुछ ही सांसों में लू शेंग का मुक्का प्रतिद्वंद्वी की छाती पर लगा। भयानक शक्ति ने तुरंत ही प्रतिद्वंद्वी के आभासी शरीर को टुकड़ों में तोड़ दिया और उसे हवा में बिखेर दिया। डिंग 5 तत्व मुट्ठी प्रवीणता जोड़ 5। डिंग 5 तत्व मुट्ठी प्रवीणता जोड़ 5। डिंग 5 तत्व मुट्ठी प्रवीणता जोड़ 5। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी का सिलहूट आभासी रिंग से गायब हुआ, लू शेंग के सामने पाठ प्रकट हो गया। निश्चित रूप से युद्ध के दौरान मार्शल कौशल का उपयोग अभ्यास के दौरान की तुलना में अधिक तेजी से दक्षता बढ़ाता है। लू शेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने सिस्टम पैनल पर नजर डाली, ये देखकर कि 5 तत्वों की मुट्ठी दक्षता LV3 तक पहुंच गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतिद्वंद्वी बहुत कमजोर था। अगर वे ज्यादा ताकतवर होते तो पंचतत्व मुट्ठी का बार बार इस्तेमाल करने से उनकी दक्षता और भी बढ़ जाती। मार्शल कौशल हत्या की तकनीकें हैं, युद्ध में उन्हें समझना बंद दरवाजों के पीछे सृजन करने से अधिक तेज है। मुझे उम्मीद है कि अगला प्रतिद्वंद्वी मुझे निराश नहीं करेगा। लू शेंग की आंखों में हल्की सी चमक थी। जल्द ही एक और छाया चमकी। लू शेंग का दूसरा प्रतिद्वंद्वी प्रकट हुआ। लू शेंग ने आगमन पर देखा, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। मार्शल आर्टिस्ट का पतन। अगली लड़ाई लू शेंग के लिए अपेक्षाकृत आसान थी, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी एक ट्रांसेंडेंट था जो कुछ समय पहले ही एलीट क्लास में शामिल हुआ था। हालांकि लू शेंग ने अपनी पंचतत्व मुट्ठी को निखारने के लिए जानबूझकर लड़ाई की अवधि बढ़ा दी।
इसके अलावा उसका प्रतिद्वंदी एक मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर था। हालांकि लू शेन का मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर से मुकाबला पहली बार नहीं था, लेकिन दूसरा पक्ष अमीर था और उसके पास कई छुपी हुई तरकीबें थीं, जिससे उसका समय भी बर्बाद हुआ। लेकिन इस वजह से लू शेन की 5 तत्वों वाली मुट्ठी सफलतापूर्वक LV4 तक पहुंच गई, जो दीर्घायु मुद्रा के समान स्तर पर पहुंच गई। 5 तत्वों की मुट्ठी दीर्घायु आसन से मेल खाते हुए स्तर 4 पर पहुंच गई है। अब से दीर्घायु आसन की दक्षता इतनी धीमी गति से नहीं बढ़नी चाहिए, है ना? अपने सामने सिस्टम पैनल को देखते हुए लू शेन के होठों पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। इस बीच एलीट क्लास के बहुक्रियाशील हॉल में पोडियम पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई, जो कई खंडों में विभाजित थी। ये खंड क्षेत्र में अभिजात वर्ग के छात्रों को दिखा रहे थे। स्क्रीन के सामने 4 आकृतियां चुपचाप खड़ी थीं। उनमें से 3 एलीट क्लास के मार्गदर्शक शिक्षक थे और तीनों के सामने एक सादी शर्ट पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खड़ा था, जिसने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध रखे थे और स्क्रीन की ओर देख रहा था। यदि एलीट क्लास के छात्र ये दृश्य देखेंगे तो उन्हें बहुत आश्चर्य होगा। ये सर्वविदित था कि तीनों मार्गदर्शक शिक्षक अपने अपने सिस्टम में पहले से ही तीसरे दर्जे के शक्तिशाली व्यक्ति थे और यूकाई हाई स्कूल में असाधारण पद पर थे। फिर भी इस साधारण से दिखने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने वे बेहद आज्ञाकारी व्यवहार कर रहे थे। यह म्यू बिन बुरा नहीं है। एक दूसरे दर्जे के साधक के रूप में इतनी सटीकता के साथ इतनी सारी उड़ती तलवारों को नियंत्रित करने में सक्षम होना एक बहुत बड़ी प्रतिभा है। और यह झाओ जियादी भी अच्छा है। चारों अंगों के रूपांतरित होने के कारण इसकी विनाशकारी शक्ति एक औसत द्वितीय श्रेणी के यांत्रिक ट्रांसफॉर्मर से कहीं ज्यादा है। मैंने सुना है कि इसका परिवार काफी अमीर है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने सामने लगी बड़ी स्क्रीन की ओर देखते हुए इशारा किया और टिप्पणी की। अगर ये टिप्पणियां कोई और दे रहा होता तो तीनों मार्गदर्शक शिक्षक शायद उसे सीधे खारिज कर देते। लेकिन जब अधेड़ उम्र का वह आदमी बोला तो उन्होंने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तीनों को मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की टिप्पणी से विशेष रूप से आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि म्यू बिंग हमेशा से ही एलीट क्लास में शीर्ष कल्टीवेटर रहा था। जहां तक झाओ जियादी का सवाल है, वह मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर्स में सबसे अग्रणी थे। ये सोचकर गांव फैन के चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट आ गई। कल्टीवेटर और मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर दोनों ने ही इस व्यक्ति का ध्यान खींचा था, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट, अब तक किसी भी मार्शल आर्टिस्ट ने उनसे कोई टिप्पणी नहीं ली थी। यहां तक कि यांग मेंग, जो एक मार्शल आर्टिस्ट से मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर में स्थानांतरित हो गया था, भी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की रुचि जगाने में असफल रहा। इन दोनों के अलावा पूरे एलीट क्लास में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। आपकी शिक्षण पद्धतियां कुछ हद तक निराशाजनक हैं। तीनों की ओर पीठ करके अधेड़ उम्र का आदमी हल्के से बोला। लेकिन इन शब्दों से तीसरे दर्जे के तीनों पारलौकिक लोगों के पसीने छूट गए। तीनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। विशेष रूप से मार्शल आर्टिस्ट, वे बहुत कमजोर हैं। ये सुनकर गांव फैन का चेहरा और भी कड़वा हो गया, जबकि कल्टीवेटर और मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर शिक्षकों ने उसे शादेनफ्रॉइड से देखा। संपूर्ण अभिजात वर्ग पर की गई आलोचना के बावजूद उनके सिस्टम में ऐसे छात्र थे जिन्हें उल्लेखनीय माना जाता था, जबकि मार्शल आर्टिस्ट उन्हें बहुत कमजोर कहकर खारिज कर दिया गया था, जिससे उनका मन काफी हद तक हल्का हो गया। सांस, गांव फैंग ने गहरी सांस ली। एलीट क्लास में मार्शल आर्टिस्टों का फीका प्रदर्शन जानना एक बात थी, लेकिन खुलकर आलोचना होने से वह फिर भी निराश हो गया। इस समय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर आवाज निकाली। ये सुनकर गांव फैंग और अन्य दो ने जल्दी से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की निगाहों का स्क्रीन पर पीछा किया और देखा कि उसकी आंखें एक हिस्से पर केंद्रित थीं। वह खंड कोई और नहीं बल्कि लू शेन का अखाड़ा था। आभासी क्षेत्र में जैसे ही लू शेंग ने अपने नए उन्नत स्तर 4-5 एलिमेंट्स फिस्ट को देखा, उसके होठों पर मुस्कान आ गई। जल्द ही एक टिमटिमाती हुई परछाई उसके सामने प्रकट हुई। लू शेंग ने आंखें तिरछी करके नवागंतुक को पहचान लिया। वह झू नेंग था, जो कुलीन वर्ग के कल्टीवेटर शिविर का एक पारलौकिक व्यक्ति था। लू शेंग के साथ ही शामिल होकर झू नेंग अब शीर्ष प्रथम श्रेणी के साधकों में से एक थे। झू नेंग ने लू शेंग को भी पहचान लिया। उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान थी। मुझे चौथे राउंड में एक मार्शल आर्टिस्ट से मुकाबला करने की उम्मीद नहीं थी। लगता है कि लगातार 5 जीत हासिल करना इतना मुश्किल नहीं होगा। उसकी आवाज में तिरस्कार साफ झलक रहा था।
लू शेन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि झूनेन के बगल में उड़ती तलवार पर ध्यान केंद्रित किया। अपने स्तर 5 बेसिक बायोनिक रखरखाव के कारण लू शेंग ने तुरंत उन दो उड़ती तलवारों की अनूठी विशेषताओं को पहचान लिया। संशोधित आध्यात्मिक ऊर्जा उड़ती तलवारें। ऐसा लगता है कि वे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों से सुसज्जित हैं। दिलचस्प। झूनेन की तलवारों की स्थिति को पहचान कर लू शेंग ने तुरंत अपने मन में युद्ध के लिए एक योजना बना ली। गुरुत्व क्षेत्र केवल एक निश्चित सीमा के भीतर गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाता है, लोगों को अचंभित करता है और उनके हमलों को बदल देता है, जबकि उन पर अत्यधिक दबाव डालता है। लेकिन यदि कोई पहले से जानता है और तैयारी करता है, तो क्षेत्र का प्रभाव बहुत कम हो जाता है और इसे स्थापित करने में समय लगता है। हल्की सी मुस्कान के साथ लू शेंग ने अगले ही पल खुद को तोप के गोले की तरह उछाल दिया। इस गति ने झूनेन को चौंका दिया, उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। एक असभ्य मार्शल आर्टिस्ट सोचता है कि वह मेरे करीब आ सकता है। सपने देखो। झूनेन ने लू शेंग पर हमला करने के लिए अपनी उड़ती तलवार को नियंत्रित करते हुए घुराघुराहट की। संशोधित आध्यात्मिक ऊर्जा वाली उड़ती तलवारें तेजी से चमकी और लू शेंग का रास्ता रोक दिया। मजबूरन लू शेंग वहीं रुक गया। यह देखकर झूनेन का तिरस्कार और भी गहरा हो गया। एक मार्शल आर्टिस्ट बस एक बाहुबली है जो क्रूर शक्ति पर निर्भर है। इस युग में क्या अब भी वे सोचते हैं कि वे विशुद्ध शारीरिक शक्ति से सब कुछ अनदेखा कर सकते हैं? झूनेन ने उपहास किया, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मकड़ी के रेशम की तरह फैला दिया और उड़ती तलवारों को नियंत्रित करते हुए लू शेंग पर लगातार हमला किया। लेकिन लू शेंग की मुस्कान चौड़ी हो गई, उसके पैर मुड़ गए और अगले ही पल उसने अखाड़े के फर्श पर एक गहरा गड्ढा बना दिया। हमलावर उड़ती तलवारों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी 5 तत्वों वाली मुट्ठी चलाई, उनके आक्रमण को तोड़ते हुए झूनेन के पास पहुंचे। ये कैसे मुमकिन है? झूनेन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने अपनी उड़ती हुई तलवारें लू शेंग पर तान दी थीं, लेकिन लू शेंग ने एक ही वार में एक तलवार को उड़ा दिया। क्या यह ऐसा काम है जो प्रथम श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट कर सकता है? अच्छा नहीं है। दिल में सदमे के बावजूद झूनेन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह लू शेंग को अपने करीब आने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे सकता था। मार्शल आर्टिस्ट के प्रति उनकी घृणा के बावजूद ऐसा इसलिए है क्योंकि चौथे चरण से पहले उसी क्षेत्र में मार्शल आर्टिस्ट के पास बहुत कम तकनीकें होती हैं। एक कल्टीवेटर और मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर का सामना करते हुए वह उनके करीब भी नहीं पहुंच पाता। लेकिन एक बार जब वह करीब पहुंच जाता है तो जीत या हार अप्रत्याशित हो जाती है। हालांकि मेरे पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है। झूनेन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, उड़ती तलवार को नियंत्रित किया, उसे तुरंत वापस उड़ाया और लू शेंग पर हमला किया। उसी समय उसकी आध्यात्मिक शक्ति उन्मत्त रूप से बाहर निकली और उड़ती हुई तलवार में प्रवेश कर गई। गुरुत्व क्षेत्र खुला। झूनेन दहाड़ा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगातार बह रही थी। तथापि लू शेंग ने झूनेन के कदम के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। गुरुत्व क्षेत्र को तुरुप के पत्ते के रूप में प्रयोग करना निश्चित रूप से एक अच्छा विकल्प था। आखिरकार यदि किसी को प्रतिद्वंद्वी के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है तो उसे पलटना बहुत आसान था। लेकिन लू शेंग ने इसे बहुत पहले ही पहचान लिया था। गुरुत्व क्षेत्र को खोलने में समय लगता है और आपकी आध्यात्मिक शक्ति पहले ही उड़ती तलवार में स्थानांतरित हो चुकी है। अभी आप अपनी सबसे कमजोरी पर हैं। लू शेंग ने हल्के से फुसफुसाया, उसके शरीर में क्यूई रक्त कुल 70 कैलोरी इस समय उन्मत्त रूप से बढ़ गया, जैसे कि पैसा कोई मायने नहीं रखता था, बिना किसी रोक टोक के बाहर निकल रहा था। इस समय लू शेंग की गति फिर से बढ़ गई। धमाका। अचानक लू शेंग सीधे झूनेन के सामने प्रकट हुआ। झूनेन का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था, उसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी। लू शेंग ने एक मुक्का मारा। 5 तत्वों की मुट्ठी ने झूनेन के सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे क्यूई रक्त बह निकला, निर्दयता से झूनेन के सिर में बहने लगा। एक धीमी ध्वनि के साथ झूनेन की आकृति तुरंत ऊर्जा के टुकड़ों में बिखर गई और आभासी क्षेत्र में बिखर गई। अच्छा, उसी समय मल्टीफंक्शन हॉल में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। ये छोटा सा लड़का दुश्मन को मारने के लिए सबसे तेज गति के साथ बल क्षेत्र विस्फोट के अवसर को जब्त कर सकता है। ये लड़ाकू प्रवृत्ति अच्छी है, बहुत अच्छी है। अधेड़ उम्र के उस आदमी की बात सुनकर बाकी दोनों सिस्टम के प्रशिक्षक हैरान रह गए। उन्हें पता था कि यह पहली बार था जब उस आदमी ने किसी छात्र की इतनी तारीफ की थी। उसके बगल में गाओ फैंग ने महसूस किया कि उस आदमी के शब्दों के कारण उसका अवसाद गायब हो गया, उसकी मुस्कान चमक उठी।
हालांकि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के अगले शब्दों ने गाओ फैन की मुस्कान को थोड़ा फीका कर दिया। एलीट क्लास में मार्शल आर्टिस्ट, केवल ये बच्चा ही अच्छा है। गाओ फैंग अजीब तरह से मुस्कुराया लेकिन पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने बस लू शेन की तरफ और भी ज्यादा प्रशंसा भरी नजरों से देखा। आभासी क्षेत्र में लू शेन को बाहरी दुनिया के मामलों के बारे में पता नहीं था, लेकिन इस समय 5 तत्वों की मुट्ठी प्रवीणता वृद्धि के उपशीर्षक को देखते हुए वह कुछ हद तक उत्साहित था। आज इन 5 मैचों को समाप्त करने के बाद मुझे आश्चर्य है कि मेरी 5 तत्वों की मुट्ठी में कितना सुधार होगा। हालांकि लू शेंग ने लंबे समय तक आराम नहीं किया था और उसकी आंखों के सामने एक और आभासी छाया टिमटिमा रही थी। जब लू शेंग ने देखा कि कौन आ रहा है तो वह एक पल के लिए ठिठक गया, केवल इसलिए कि लू शेंग आने वाले व्यक्ति से बहुत परिचित था। लियू हुआन। लू शेंग एक मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर के साथ लगभग एक ही समय में एलीट क्लास में शामिल हो गए। वर्तमान में एलीट क्लास में वह प्रथम चरण में यांत्रिक एकीकरण की उच्चतम डिग्री वाला मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर है। अपने प्रतिद्वंदी लू शेन को देखकर लियू हुआन का चेहरा काला पड़ गया। कौन जानता था कि लू शेन से हारने के बाद उसे दूसरे मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर से कितनी खिल्ली और उपहास का सामना करना पड़ा होगा। इस वजह से लियू हुआन को अपनी शर्म का एहसास हुआ और फिर उसने साहस की तलाश की, जीतने के लिए एक मेहनती प्रयास पर भरोसा किया। परिणामस्वरूप लू शेन को देखते ही लियू हुआन की आंखों में एक ज्वाला सी चमक उठी। इस बार मैं जहां गिरा था वहीं से उठूंगा। लू शेन, इस बार मैं तुम्हें निश्चित रूप से हरा दूंगा। लियू हुआन अपने दिल में चिल्लाया। कुछ ही मिनटों बाद लियू हुआन की आकृति धब्बेदार टुकड़ों में बदल गई तथा कुछ हद तक चकित भाव के साथ आभासी क्षेत्र में बिखर गई। लू शेन फिर से जीत गया। ये छोटा लड़का सचमुच दिलचस्प है। इस समय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की नजर लू शेन के दृश्य पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक का स्पर्श था। पहले वह चरण एक कल्टीवेटर ठीक था, लेकिन लियू हुआन जल्द ही दूसरे चरण में कदम रखने वाला था और फिर भी लू शेन से हार गया। टुट चौथे चरण से नीचे समान दायरे के मार्शल आर्टिस्ट नुकसान में है, लेकिन ये छोटा लड़का अभी भी लड़ सकता है और जीत सकता है। अच्छा, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कुराया, फिर गाओ फैंग से कहा, ये छोटा लड़का है, इसे प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करें। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की बातें सुनकर गाओ फैंग की आंखें एक बार में चमक उठी और जल्दी से कहा, प्रिंसिपल, मैं समझ गया। दरअसल उसके सामने खड़ा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति यूकाई हाई स्कूल का प्रिंसिपल था और साथ ही इस बार एलीट क्लास का मुख्य निदेशक जियांग हे भी था। जियांग ही ने गाओ फैंग पर एक नजर डाली। शुरुआत में वह गाओ फैंग से थोड़ा असंतुष्ट था, लेकिन लू शेन के प्रदर्शन को देखकर उसने अंततः ज्यादा कुछ नहीं कहा। फिर जियांग हे ने म्यूबिंग और झाओ जियादी की ओर अपनी निगाहें घुमाईं। इस समय म्यूबिंग की स्क्रीन ने भी उसके प्रतिद्वंद्वी का स्वागत किया, जो अपरिचित नहीं था, वह यांग मिंग था। हालांकि भले ही वह पहले से ही एक मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर में परिवर्तित हो गया था, फिर भी वह म्यूबिंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, क्योंकि म्यूबिंग ने उसे आसानी से हरा दिया था। उसके बाद यांग मिंग के प्रतिद्वंद्वी झाओ जियादी बन गए। झाओ जियादी को देखकर यांग मिंग की अभिव्यक्ति बदल गई। झाओ जियादी ने उसे एक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ देखा और यांग मिंग ने तुरंत स्वीकार करते हुए कोई कदम भी नहीं उठाया। इसका कारण यह है कि यांग मिंग के शारीरिक परिवर्तन को प्रायोजित करने वाली कंपनी झाओ जियादी के पारिवारिक व्यवसायों में से एक थी। जब उन्होंने यांग मिंग को पहली बार पाया तो झाओ जियादी ने ही उनसे संपर्क किया था। ये देखकर जियांग हे ने अन्य 2 प्रणालियों के प्रशिक्षकों से कहा कि वे प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करें। यांग मिंग को छोड़कर जियांग हे ने यांग मिंग की ओर देखा तक नहीं, उसे सीधे अनदेखा कर दिया। यूकाई हाई स्कूल के प्रिंसिपल और एक शक्तिशाली ट्रांसेंडेंट के रूप में वह स्वाभाविक रूप से यांग मिंग जैसे किसी व्यक्ति की सराहना नहीं करेंगे जिसने किसी अन्य प्रणाली में परिवर्तित होने के लिए अपने लाभ को त्याग दिया, खासकर तब जब दूसरा व्यक्ति इस रास्ते के लिए उपयुक्त नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि मेरा अंतिम प्रतिद्वंद्वी कौन होगा। यदि यह स्टेज एक ट्रांसेंडेंट है तो मेरे जीतने की पूरी संभावना है और फिर ये लगातार 5वीं जीत होगी। तब तक मुझे एक अच्छी रैंकिंग मिल जानी चाहिए। लू शेंग आभासी क्षेत्र में खड़ा होकर अपने अंतिम प्रतिद्वंद्वी की प्रतीक्षा कर रहा था। शायद लू शेंग के विचारों को भांपकर कुछ ही देर बाद लू शेंग के सामने एक आकृति प्रकट हुई। लू शेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह आकृति को स्पष्ट रूप से देखने लगा। यांग मिंग। लू शेन ने अपने अंतिम प्रतिद्वंद्वी को कुछ आश्चर्यचकित होकर देखा।
इस समय यांग मेंग लगातार 2 हार से उबरते हुए लू शेंग को देखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लू शेंग, ये वह आदमी है। यांग मेंग की भौं थोड़ी सिकुड़ गई। किसी कारण से म्यू बिन की तिरस्कार भरी नजर, झाओ जियादी की अपमानजनक आंखें, गाओ फैंग द्वारा लू शेंग को विशेष प्रशिक्षण देना और लू शेंग द्वारा उसकी सद्भावना को अस्वीकार करने का दृश्य। यांग मेंग के दिल में एक अनाम क्रोध जल रहा था। अगर मैं म्यू बिन को नहीं हरा सकता तो क्या मैं तुम्हें नहीं हरा सकता? शेंग, यांग मेंग ने अपनी गर्दन घुमाई, उसकी आंखों में गहरी ज्वाला जल रही थी। म्यू बिन से पहले ही हारने से यांग मेंग कुछ हद तक उन्मत्त हो गया था, और अब चौथी लड़ाई में उसका सामना झाओ जियादी से हुआ। यदि यह पहले होता तो यांग मेंग निश्चित रूप से हार नहीं मानता, लेकिन अब मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर में बदल जाने के कारण उसका भविष्य झाओ जियादी के हाथों में था, जिसने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। लगातार 2 लड़ाइयां हारने से इस पूर्व शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट का दिल भारी निराशा से भर गया। लू शेंग को देखकर अब अनायास ही यांग मेंग को वह समय याद आ गया जब लू शेंग ने उसे मना कर दिया था, एक छोटी सी बात जो अब उसके दिमाग में घूम रही थी। अंततः यांग मेंग की आंखों में अनाम क्रोध अधिक स्पष्ट हो गया जब उसने लू शेंग को देखा। हम्फ, यांग मेंग ने ठंडी सांस ली। उसके कृत्रिम अंत गरज उठे और शक्ति से भरकर लू शेंग की ओर बढ़े। उसकी यांत्रिक मुट्ठी भयानक शक्ति से भरी हुई निकली, जिसका उद्देश्य लू शेंग पर अपना क्रोध उतारना था। तथापि जैसे ही यांग मेंग की मुट्ठी जमीन पर उतरने वाली थी, लू शेंग ने मंद मंद मुस्कुराया और फिर अपना मुंह खोल दिया। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। इन शब्दों के साथ ही लू शेंग का शरीर गायब हो गया। यांग मेंग की मुट्ठी हवा के अलावा किसी और चीज पर नहीं लगी। गलत दिशा में लगाए गए बल ने यांग मेंग की आंखों को रक्तमय कर दिया। लू शेंग खाली आभासी क्षेत्र में अकेले खड़े होकर यांग मेंग गुस्से से दहाड़ने लगा। इस बीच एक आभासी कमरे में लू शेंग की आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। उसके सामने उसके मैचों के परिणाम थे। 4 जीत, 1 हार। कितनी अफसोस की बात है, मुझे आखिरी राउंड में यांग मेंग से मिलने की उम्मीद नहीं थी। भले ही वह अब मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर पर स्विच करने से वह और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। लू शेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, लेकिन उसे ज्यादा चिंता नहीं थी। आखिरकार वह मूर्ख तो नहीं था। पहले दर्जे पर होने और यांग मेंग दूसरे दर्जे पर होने के कारण पिटाई का इंतजार करना बेकार था। बेहतर होगा कि सीधे तौर पर स्वीकार कर लिया जाए। जल्द ही लू शेंग की स्क्रीन काली हो गई क्योंकि वह आभासी कमरे से बाहर निकल गया और वास्तविकता में लौट आया। अपना आभासी हेलमेट उतारकर लू शेंग ने अपने आसपास का अवलोकन किया। अधिकांश अभिजात वर्ग के लोग पहले ही अपने 5 युद्ध परीक्षण पूरे कर चुके थे और वास्तविकता में लौट आए थे। शीघ्र ही सभी एलीट क्लास के छात्रों ने अपनी परीक्षाएं पूरी कर लीं। पोडियम पर 3 एलीट क्लास प्रशिक्षक आपस में चर्चा कर रहे थे। कुछ ही देर बाद बड़े डिस्प्ले पर एक रैंकिंग स्क्रीन दिखाई दी। स्क्रीन पर मध्यावधि परीक्षा के परिणाम दिखाए गए। प्रथम स्थान म्यू बिन, दूसरा स्थान झाओ जियादी, तीसरा स्थान यांग मेंग। एलीट क्लास के छात्र शीर्ष 3 स्थानों पर आने से ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं थे, क्योंकि केवल ये 3 ही टियर 2 तक पहुंचे थे। ये धब्बे स्वाभाविक रूप से उनके थे, लेकिन जैसे ही छात्रों ने आगे पढ़ा वे दंग रह गए। चौथा स्थान लू शेंग। लू शेंग एक मार्शल आर्टिस्ट। एक मार्शल आर्टिस्ट को शीर्ष 3 के ठीक बाद चौथा स्थान कैसे मिला? कक्षा में कोई व्यक्ति अपनी बात कहने से खुद को रोक नहीं सका। विशेष रूप से मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर्स और कल्टीवेटर्स, जो यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक प्रथम श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट इतना ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। जिन एलीट क्लास के छात्रों ने लू शेंग से लड़ाई नहीं की थी, उनकी आंखें फटी हुई थीं और वे अविश्वास कर रहे थे। केवल झू नेंग, लियू हुआन और एक मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर जिन्होंने लू शेंग से लड़ाई की थी, ने एक जानकार नजर से देखा, कुछ नहीं कहा। अन्य कल्टीवेटर और मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर चहचहाने लगे। इस बीच मार्शल आर्टिस्ट शिविर में खुशी का जश्न मनाने से पहले लोग स्तब्ध रह गए। जब से यांग मेंग ने मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर शिविर में प्रवेश किया है, तब से एलीट वर्ग में मार्शल आर्टिस्टों की स्थिति गिर गई है, जिससे वे खुद को दलित महसूस करने लगे हैं। अब लू शेंग चौथे स्थान पर है, भले ही वह शीर्ष 3 में न हो, इससे मार्शल आर्टिस्टों को गर्व महसूस हुआ। हे भगवान, लू शेंग, तुम वास्तव में चौथे स्थान पर हो। लू शेंग के डेस्कमेट ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसने लू शेंग की बांह को उत्साह से पकड़ लिया और हिलाया। उसका चेहरा लाल हो गया, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह चौथे स्थान पर आ गया है।
जल्द ही लू शेन के चारों ओर और अधिक मार्शल कलाकार इकट्ठा हो गए और मुस्कुराते हुए उसे बधाई देने लगे। हा, लू शेन, तुमने कर दिखाया। चौथा स्थान। चलो देखते हैं कि वे मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर ये कहने की हिम्मत करते हैं कि हम मार्शल आर्टिस्ट कुछ भी नहीं हैं। मैं लंबे समय से अन्य दो गुटों से परेशान रहा हूं। और देखो, यह एक मार्शल आर्टिस्ट है जिसने टियर 1 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मुझे यकीन है कि हमारा शिविर कुछ लोगों के बिना भी अपनी जगह बनाए रख सकता है। अब से लू शेन, तुम हमारे शिविर के नेता हो। हाँ, हमें कुछ दलबदलुओं की जरूरत नहीं है। कुछ मार्शल आर्टिस्ट अब इतने दुस्साहसी हो गए कि उन्होंने दूसरों के सामने गालियां देना भी शुरू कर दिया। यांग मेन के मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर में जाने से वे काफी नाराज हो गए थे और काफी देर तक सिर झुकाए बैठे रहे। अब उनके पास अपनी भड़ास निकालने का एक कारण था। लू शेंग ने अपने साथी मार्शल कलाकारों की बात सुनी, शांत व्यवहार बनाए रखा और अंततः एक शांत मुस्कान दी। उन्होंने उसे झू निंग और लियू हुआन को पराजित करते हुए देखा होगा, लेकिन केवल लू शेंग ही जानता था कि बेसिक बायोनिक मेंटेनेंस के ज्ञान और उसके बाद की सूचनात्मक बढ़त के बिना वह जीत नहीं सकता था। इसलिए वह प्रशंसा से अहंकारी नहीं था। फिर भी ये शब्द छिपे नहीं थे और स्वाभाविक रूप से यांग मिंग के कानों तक पहुंच गए। तुरंत ही यांग मिंग, जो पहले से ही म्यू बिंग और झाओ जियादी से मिली हार के कारण दबे हुए क्रोध से जल रहा था, और भी अधिक नाराज हो गया। धमाका। यांग मेन की मुट्ठी एक धीमी आवाज के साथ मेज पर जा गिरी। यांग मेन का चेहरा लाल हो गया था, उसकी आंखें खतरनाक लाल रोशनी से चमक रही थीं। मैं तो बस एक काया हूं, जिसमें मेरा सामना करने की भी हिम्मत नहीं है, जो यहां शेखी बघाड़ने की हिम्मत कर रहा है। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे सीधे लड़ो। आओ, लू शेंग, मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं। यांग मेन की उन्मादपूर्ण दहाड़ कक्षा में गूंज उठी। मार्शल आर्टिस्टों के तानों के जवाब में यांग मिंग ने अब म्यू बिंग और झाओ जियादी से हारने की अपनी कुंठा को पूरी तरह से लू शेंग पर डाल दिया था। अस्वीकृति प्रिंसिपल की सूची। कमजोर को धमकाना और ताकतवर से डरना शायद अधिकांश लोगों के स्वभाव का सबसे सच्चा प्रतिबिंब है। यांग मिंग बार बार म्यू बिंग से हार गया और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसके पास झाओ जियादी का गुलाम बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह इन दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में जो गुस्सा था, उसे बाहर निकलने की जरूरत थी। अंत में लू शेंग यांग मेन का लक्ष्य बन गया। स्पष्टतः लू शेंग ने कुछ भी गलत नहीं किया था, उसने केवल तब आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया जब उसे पता था कि वह जीत नहीं सकता, और जब यांग मेंग ने उसे रास्ता बदलने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। फिर भी ऐसी तुच्छ बातें यांग मेंग की मनोवैज्ञानिक विकृति के साथ मिलकर धीरे धीरे लू शेंग के प्रति नाराजगी में बदल गईं। घृणित। हालांकि लू शेंग के बोलने से पहले ही मंच पर गाओ फेंग जोर से चिल्लाया, यह एक कक्षा है, ये यांग मेंग के लिए हिंसक कार्य करने की जगह नहीं है। मध्यावधि परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। यांग मेंग, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? गाओ फैन की बातें सुनकर यांग मेंग का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसके यांत्रिक हाथ कस गए, शायद उसके दिल में उमड़ते असीम क्रोध के कारण। यांत्रिक हाथ हल्के से कांप रहे थे, उनके अंदर एक हल्की लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। लू शेंग, यांग मेंग ने अपने दांत पीस लिए और लू शेंग के प्रति और भी अधिक नाराजगी जताए। स्पष्टतः गाओ फैंग उससे धीरे से बात करता था, लेकिन अब वह उसे डांट रहा था। विकृत मानसिकता वाले लोग कभी यह नहीं सोचते कि दूसरों का उनके प्रति रवैया उनके अपने कर्मों के कारण है या नहीं। वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। अभी यांग मेंग सोच रहा था कि यह सब लू शेंग की वजह से था। भले ही वह लू शेंग के प्रति नाराजगी से भरा हुआ था, फिर भी यांग मेंग में गाओ फैन के सामने चुनौती लाने का साहस नहीं था। इस वजह से उसके आसपास के मार्शल आर्टिस्ट शिविर के छात्र यांग मेंग को बढ़ती हुई घृणा की दृष्टि से देखते थे, और यहां तक कि मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर शिविर के लोग भी यांग मेंग को और अधिक तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। हे लू शेंग, क्या आप मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर के रास्ते पर जाने में रुचि रखते हैं? मैं आपको प्रायोजित कर सकता हूं जैसे मैंने यांग मेंग के लिए किया था, कैसा रहेगा? इस समय कक्षा में हल्की हंसी गूंज उठी। अपनी सीट से झाओ जियादी ने एक हाथ से अपनी ठोड़ी को सहारा दिया और लू शेंग की ओर शरारती ढंग से मुस्कुराया। ये सुनकर मार्शल आर्टिस्ट कैंप के छात्रों के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने झट से लू शेंग की तरफ देखा। उनके कैंप में लू शेंग जैसा कोई चेहरा मुश्किल से ही मिला था। यदि वह यांग मेंग की तरह मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर कैंप में चले गए तो क्या वे हंसी का पात्र नहीं बन जाएंगे? यहां तक कि मंच पर गाओ फैन का भी दिल धड़कने लगा, वह लू शेंग को गहन चिंता से देख रहा था।
इस समय यांग मेन की छाया एक बार फिर गाओ फैन के दिल पर छा गई। लेकिन जल्दी ही लू शिंग ने झाओ जियादी की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद झाओ गोंग जी, लेकिन मैं अभी भी मार्शल आर्टिस्ट के तरीकों को पसंद करता हूँ। ये सुनकर मार्शल आर्टिस्ट छात्रों और गाओ फैंग ने राहत की सांस ली। झाओ जियादी की मुस्कान जस की तस रही। उसने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन अगर कभी तुम्हारा मन बदले तो तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। ये कहते हुए झाओ जियादी ने अपनी नजरें हटा ली। लू शेंग ने झाओ जियादी को गहराई से देखा, फिर मन ही मन उपहास किया। 5वें स्तर पर बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक मेंटेनेंस में अपनी दक्षता के साथ लू शेंग ने स्वाभाविक रूप से देखा कि यांग मेन के मैकेनिकल प्रोस्थेटिक्स बेहद अस्थिर थे। शायद आभासी क्षेत्र में कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन इससे पहले जब यांग मेन का मूड बहुत अधिक उतार चढ़ाव भरा था, लू शेंग महसूस कर सकता था कि यांत्रिक कृत्रिम अंग के भीतर की ऊर्जा अनियमित हो रही है। और ये सारे यांत्रिक कृत्रिम अंग झाओ जियादी के परिवार की कंपनी ने मुहैया कराए थे। सीधे शब्दों में कहें तो यांग मेन को बस एक परीक्षण के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। अगर वह सहमत हो गया तो उसका अंत भी यांग मेन जैसा ही होगा। यद्यपि यांग मेन वर्तमान में ठीक लग रही थी, लेकिन यदि यांत्रिक कृत्रिम अंगों से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में निश्चित रूप से बड़ी समस्याएं उत्पन्न होंगी। हालांकि लू शेंग को ये सब बताने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। जैसे ही तनाव की यह लहर छटी, मध्यावधि परीक्षाएं समाप्त हो गईं। छांटने की प्रक्रिया 3 मार्गदर्शक शिक्षकों के हाथों में थी और बाकी छात्र जाने के लिए स्वतंत्र थे। कुछ उत्साहित मार्शल आर्टिस्ट छात्रों का अभिवादन करने के बाद बहुक्रियाशील हॉल से बाहर निकलते हुए लू शेंग कुछ असहाय भाव के साथ सड़क पर चल पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यांग मेंग मुझसे नाराज हो जाएगी। मैं बस अपने कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। ये स्थिति वाकई परेशान करने वाली है। लू शेंग ने अपना सिर हिलाया। कुछ लाचारी के बावजूद उसने यांग मेन की नाराजगी को दिल पर नहीं लिया। सिस्टम पैनल के साथ उसे पता था कि वह देर सवेर यांग मेन से आगे निकल जाएगा। यांग मेन बस एक ऐसा आदमी था जिसकी क्षमता खत्म हो चुकी थी। इस पर ध्यान देने लायक नहीं है। ये सोचकर लू शेंग रखरखाव कार्यशाला की ओर चल पड़ा। चूंकि मार्गदर्शन देने वाले शिक्षक संसाधनों के वितरण पर चर्चा कर रहे थे, इसलिए गाओ फैंग आज उसके मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। उसी समय युकाई हाई स्कूल के एक कार्यालय में जियांग ही एक कुर्सी पर बैठे थे। उनकी निगाहें एलीट क्लास के लिए मध्यावधि परीक्षा की रैंकिंग पर टिकी हुई थीं। जियांग हे के हाथ में एक सूची थी जिसमें म्यू बिंग और झाओ जियादी के नाम थे, जिसमें केवल एक स्थान शेष था। ये वह अंतिम स्थान था जिसने जियांग हे को हिचकिचाहट में डाल दिया। उनकी उंगली मध्यावधि रैंकिंग पर मडरा रही थी। यांग मेंग, जो मूल रूप से तीसरे स्थान पर था, को जियांग हे ने सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया। युकाई हाई स्कूल के प्रिंसिपल और एक शक्तिशाली ट्रांसेंडेंट होने के नाते उसकी नजर पैनी थी। यांग मेंग जैसा व्यक्ति जिसने मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर के रास्ते पर जाने के लिए अपने स्वयं के फायदे को त्याग दिया, स्वाभाविक रूप से जियांग हे की रुचि को आकर्षित नहीं कर सका। अंत में जियांग हे की नजर यांग मेंग के नीचे वाले स्थान पर पड़ी। लू शेंग, एक मार्शल आर्टिस्ट। जियांग हे ने लू शेंग के नाम को देखा, अपना व्यक्तिगत टर्मिनल खोलने और लू शेंग की प्रोफाइल देखने से पहले काफी देर तक विचार किया। 70 क्यूई रक्त, अभी भी कुछ कमी है, लेकिन वह अभी तक अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा है क्योंकि वह अभी तक इससे आगे नहीं बढ़ पाया है। इस बच्चे का युद्ध अनुभव और सहज ज्ञान भी बहुत अच्छा है। जियांग हे ने गहरी सोच में डूबकर बुदबुदाया। कुछ ही क्षणों बाद जियांग हे के चेहरे पर दृढ़ निश्चय की झलक दिखाई दी। ठीक है, ये बच्चा है, जियांग हे ने कहा, अंततः कलम उठाकर सूची में अंतिम स्थान पर लू शेंग का नाम लिख दिया। अपने सामने रखी सूची को देखकर जियांग हे ने उसे कंप्यूटर में दर्ज कर लिया, फिर उसे एलीट क्लास के 3 मार्गदर्शक शिक्षकों को भेज दिया। कुछ ही क्षणों बाद कक्षा में संसाधनों के वितरण पर चर्चा कर रहे तीनों शिक्षकों को एक साथ जियांग हे का संदेश प्राप्त हुआ। लगता है प्रिंसिपल ने अपना फैसला कर लिया है। क्या हम साथ मिलकर इस पर विचार करें? कल्टीवेटर सिस्टम के मार्गदर्शक यांग फैन ने गाओ फैंग और अन्य शिक्षक से मुस्कुराते हुए कहा। यांग फैन की बातें सुनकर गाओ फैंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। कौन नहीं जानता कि म्यू बिन निश्चित रूप से इस सूची में है और आप अभी भी एक साथ देखना चाहते हैं। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हारा असली चेहरा नहीं जानता? हालांकि भले ही वह नाखुश था, मैकेनिकल सिस्टम के प्रशिक्षक येलिन ने सहमति में सिर हिलाया
और गाओ फेंग मना नहीं कर सका, भले ही वह साथ में देखना नहीं चाहता था। अंत में उन तीनों ने अपने व्यक्तिगत टर्मिनल खोले और जियांग हे से जानकारी प्राप्त की। लेकिन जब यांग फैन और येलिन ने जियांग हे द्वारा भेजी गई सूची देखी तो वे दोनों दंग रह गए। पहले तो गाओ फैंग देखना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने सूची में लू शेंग का नाम देखा तो पहले तो वह दंग रह गया, फिर उसके चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। हा, यांग फैन और येलिन दंग रह गए, गाओ फैंग भी हंस पड़े। यह यांग फैन और येलिन ने एक दूसरे को देखा कुछ आश्चर्यचकित थे, क्योंकि जियांग हे द्वारा दी गई सूची अभिजात वर्ग के लिए प्रमुख साधना सूची का प्रतिनिधित्व करती थी, जो कि यूकाई हाई स्कूल के अभिजात वर्ग की लंबे समय से चली आ रही परंपरा थी। हर साल 3 छात्रों को प्रमुख खेती के लिए चुना जाता था, आमतौर पर मध्यावधि परीक्षा में शीर्ष 3, जिनमें से अधिकांश कल्टीवेटर और मैकेनिकल मॉडिफायर शिविरों से होते थे। इस वर्ष भी कोई अपवाद नहीं था, क्योंकि तीसरे स्थान पर रहने वाली यांगमेन पहले ही मैकेनिकल मॉडिफायर प्रणाली पर स्विच कर चुकी थी। यांग फैन और येलिन की नज़र में इस बार प्रमुख खेती के लिए 3 लोग म्यू बिंग, झाओ जियादी और यांगमेन होने चाहिए। कौन जानता था, यांगमेन सूची में नहीं था, बल्कि चौथे स्थान पर रहने वाले लू शेंग उस सूची में थे। प्रधानाचार्य के अपने विचार होंगे, चूंकि उन्होंने ऐसा कहा है तो आइए इस सूची का पालन करें। हालांकि यह थोड़ा अजीब और असहाय था, लेकिन सूची अंततः जियांग हे द्वारा तय की गई थी और वे इसका खंडन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा। दूसरी ओर गाओ फैंग जोर से हंस पड़े। आखिरकार लू शेंग एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें वह महत्व देते थे और सूची में होना स्वाभाविक रूप से उनके लिए अच्छी बात थी। ... जैसे ही जियांग हे की सूची तीनों प्रशिक्षकों को दी गई, खबर तुरंत फैल गई। क्या लू शेंग, जो शीर्ष 3 में भी नहीं है, प्रमुख साधना सूची में कैसे हो सकता है? हाँ, एक मार्शल आर्टिस्ट को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है। वे हम साधकों को लड़ाई में नहीं हरा सकते और उनकी साधना की गति भी धीमी है। प्रशिक्षक क्या सोचकर एक मार्शल आर्टिस्ट का पक्ष ले रहे थे? जब अभिजात वर्ग के अन्य छात्रों को प्रमुख साधना सूची के बारे में पता चला तो वे तुरंत हंगामा करने लगे, विशेषकर कल्टीवेटर और मैकेनिकल मॉडिफायर शिविरों के लोग जो इसे स्वीकार नहीं कर सके। वे हमेशा मार्शल आर्टिस्टों से बेहतर प्रदर्शन करते थे और अब एक मार्शल आर्टिस्ट का प्रमुख साधना सूची में होना उनके लिए मुंह पर तमाचा जैसा था। परिणामस्वरूप एलीट क्लास के कई कल्टीवेटर और मैकेनिकल मॉडिफायर्स में विस्फोट हो गया। साधना कक्ष में म्यू बिंग ने यांग फैन द्वारा भेजी गई सूची पर नजर डाली, फिर भावशून्य रूप से अपना व्यक्तिगत टर्मिनल बंद कर दिया और अपना अभ्यास जारी रखा, मानो इस प्रमुख साधना सूची का उसके लिए कोई मतलब ही नहीं था। इस बीच एक मार्शल आर्ट डोजो में झाओ जियादी एक कुर्सी पर बैठे थे, उनके बगल में यांगमेन था, उनका चेहरा काला पड़ गया था। झाओ जियादी ने मेज पर रखी सूची पर नजर डाली, बस थोड़ा मुस्कुराया और कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इसके बजाय यांगमेन ने अपनी मुठियां भींच ली, उसकी नजर सूची में लू शेंग के नाम पर टिकी हुई थी। क्यों? प्रथम श्रेणी का लू शेंग अभिजात वर्ग से महत्वपूर्ण साधना कैसे प्राप्त कर सकता है? मैं पहले ही द्वितीय श्रेणी में प्रवेश कर चुका हूं और फिर भी मैं अभी भी लू शेंग जैसे प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार जितना अच्छा नहीं हूं। क्यों? यांगमेन ने दहाड़ते हुए पैनल पर मुक्का मारा और उसे जोर से तोड़ दिया। यांगमेन क्षतिग्रस्त पैनल को देख रहा था, हौंफ रहा था, उसके चेहरे पर उन्माद के लक्षण दिख रहे थे। उसके हाथ कसकर भींच लिए गए, उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसका संशोधित यांत्रिक कृत्रिम अंग पहले से ही थोड़ा कांप रहा था तथा उसमें से एक हल्की लाल चमक निकल रही थी। उसके बगल में झाओ जियादी ने यांगमेन के यांत्रिक कृत्रिम अंग पर नजर डाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। यांगमेन की आंखों में नाराजगी दिखाई दी, लेकिन अंदर ही अंदर अफसोस की झलक भी थी। यदि उसने मैकेनिकल मॉडिफायर प्रणाली पर स्विच नहीं किया होता तो क्या सूची में वह व्यक्ति होता? लेकिन अब उनकी जगह लू शेंग ने ले ली है। जैसा कि यांगमेन को जटिल महसूस हो रहा था, झाओ जियादी ने धीमे स्वर में कहा, वैसे आपकी वर्तमान यांत्रिक अनुकूलता क्या है? यांगमेन को होश आया और उसने थोड़ा सा मुंह बनाया। जब कल इसका परीक्षण किया गया था तो ये पहले से ही 65 था। झाओ जियादी ने सिर हिलाया लेकिन आगे कुछ नहीं बोला। मैकेनिकल संशोधक प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण बात मैकेनिकल संगतता है। प्रथम श्रेणी के मैकेनिकल संशोधक की अनुकूलता 1-50 तक होती है और जब ये 50 से अधिक हो जाती है तो वे द्वितीय श्रेणी में चले जाते हैं। दूसरे स्तर के यांत्रिक संशोधक के लिए अनुकूलता 50-100 है।
इस स्तर पर वे अपने शरीर के आंतरिक अंगों को यांत्रिक अंगों में बदलना शुरू कर सकते हैं। चूंकि आपकी अनुकूलता 65 वर्ष की हो गई है, इसलिए आप अपने अंगों में बदलाव शुरू कर सकते हैं। अगले हफ्ते कंपनी में आइए और मैं आपके हृदय सहित आपके सभी अंगों को यांत्रिक अंगों में बदल दूंगा। इस तरह आपकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। बोलने के बाद झाओ जियादी ने कुछ और नहीं कहा, उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी थी। ये यांग मेंग कम उपयोगी होता जा रहा है। झाओ जियादी ने मन ही मन बुदबुदाया। शुरुआत में उन्होंने यांग मेंग से अपने यांत्रिक संशोधनों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने का वादा किया। एक कारण उनकी कंपनी द्वारा बनाए गए यांत्रिक कृत्रिम अंगों का परीक्षण करना था। दूसरा था यांग मेंग को, जो स्वयं और म्यू बिन के अलावा एलीट क्लास में दूसरे दर्जे का एकमात्र ट्रांसेंडेंट था, अपने साथ बांधना और उसका उपयोग म्यू बिन के विरुद्ध करना। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि चूंकि यांग मेंग का नाम सूची में भी नहीं था, इसलिए उसका मूल्य बहुत कम हो गया था। यद्यपि एलीट क्लास के अन्य छात्र इस सूची के महत्व को नहीं समझ पाए, लेकिन मैकेनिकल मॉडिफायर शिविर में शीर्ष व्यक्ति के रूप में झाओ जियादी इसे अच्छी तरह से जानते थे। ये सूची, जो कि मुख्य खेती के लिए प्रतीत होती थी, वास्तव में इसमें एक योग्यता भी शामिल थी। ये योग्यता इतनी मूल्यवान थी कि झाओ जियादी ने भी इसे अनमोल माना। उन्होंने और म्यू बिन ने इसी योग्यता के लिए यह प्रयास किया। शुरू में उन्होंने सोचा कि यांग मेंग की क्षमता और ताकत के साथ अगर यांग मेंग सूची में आ गया तो झाओ जियादी 2 योग्यताओं पर एकाधिकार कर सकता है। पर अब झाओ जियादी ने अपना सिर हिलाया, अंधेरे में डूबी यांग मेंग को थोड़ी दया से देखा, फिर धीरे से अपनी निगाहें हटा ली। इस मूर्ख आदमी को तो ये भी पता नहीं कि उसने कौन सा अवसर खो दिया है। अगर उन्होंने यांत्रिक संशोधनों पर स्विच नहीं किया होता तो शायद उन्हें योग्यता मिल सकती थी। लेकिन अब सिस्टम बदलने के बाद से उनकी क्षमता समाप्त हो गई है। अब वह बस बेकार है। प्रमुख सूची की सब्सिडी, रुकी हुई दीर्घायु मुद्रा। चलो एक बार फिर देखते हैं कि अंगों में बदलाव के बाद भी यह आदमी मेरे काम का है या नहीं। अगर नहीं, तो परीक्षण खत्म होने के बाद मैं इसे किनारे कर दूंगा। झाओ जियादी मन ही मन हल्के से मुस्कुराया, फिर उठ खड़ा हुआ। उसने यांग मेंग के हाव भाव की परवाह न करते हुए धीरे धीरे मार्शल आर्ट्स डोजो से बाहर निकल गया। यांग मेंग ने झाओ जियादी की विदाई की तस्वीर देखी, उसके हाथ कसकर बंद थे, दांत पीस रहे थे। वह झाओ जियादी के अपने अंगों को संशोधित करने के अनुरोध को अस्वीकार करना चाहता था, लेकिन जब से उसने मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर बनने का फैसला किया, उसने मना करने का अधिकार खो दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका भविष्य झाओ जियादी के नियंत्रण में है। असहाय होकर यांग मेंग के मुंह से अंततः इनकार नहीं निकल सका। जब तक झाओ जियादी का आंकड़ा मार्शल आर्ट्स डोजो से पूरी तरह से गायब नहीं हो गया, तब तक यांग मेंग के दिल में अनिच्छा और क्रोध पूरी तरह से बेकाबू था। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लू शिंग, मेरा स्थान उसे क्यों मिलना चाहिए? मैं दूसरों की मान्यता क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? मुझे कुत्ते जैसा क्यों बनना है? मार्शल आर्ट्स डोजो यांग मेंग की गरजती आवाज से गूंज उठा। वह एक पराजित कुत्ते की तरह लग रहा था, जो मार्शल आर्ट्स डोजो में लगातार चिल्ला रहा था, तोड़फोड़ कर रहा था और गुस्सा निकाल रहा था। उसने अपना गुस्सा झाओ जियादी पर स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि दूसरे ने उसकी उन्नति चैनल को नियंत्रित किया था। न ही उसने म्यू बिन पर अपना गुस्सा निकालने की हिम्मत की, क्योंकि वह म्यू बिन का मुकाबला नहीं कर सकता था। अंततः वह इसका सारा दोष केवल लू शेंग पर डाल सकता था। मुख्य साधना सूची। इस समय रखरखाव गराज में लू शेंग ने ली मो द्वारा निर्देशित होना बंद कर दिया था। एक ब्रेक लेने के लिए तैयार था जब उसने अपने व्यक्तिगत टर्मिनल पर एक संदेश देखा। निस्संदेह ये सूची जियांग हे द्वारा पुष्टि की गई थी। मैं इस प्रमुख साधना सूची में शामिल हूँ। ये जानकारी देखकर लू शेंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद लू शेंग के बैले सेक्शन में एक और संदेश आ गया। इससे पता चला कि युकाई हाई स्कूल ने उसे 10,000 फेडरेशन अंक आवंटित किए थे। ये जानकारी देखकर लू शेंग ने ठंडी सांस ली। 10,000 फेडरेशन अंक। आपको ये जानना चाहिए कि पहले एलीट क्लास में मासिक सब्सिडी केवल 1,000 फेडरेशन पॉइंट थी, और अब जब वह प्रमुख खेती सूची में था तो उन्होंने उसे सीधे 10,000 दे दिए। ये सूची सचमुच एक अच्छी चीज है। लू शेंग मुस्कुराया। बिना किसी हिचकिचाहट के लू शेंग ने सीधे लीमो को ढूंढा और सभी 10,000 फेडरेशन अंकों का उपयोग करके प्रथम श्रेणी की क्यूई रक्त गोलियां खरीदी। कुल 5 बोतलें खरीदी। क्यूई रक्त गोलियों की इन 5 बोतलों के साथ मेरा क्यूई रक्त तेजी से बढ़ने में सक्षम होना चाहिए।
लू शेंग ने कुरियर से प्रथम श्रेणी की क्यूई रक्त गोलियों की 5 बोतलें प्राप्त की, फिर गाओ फैंग का संचार डायल किया। नमस्ते शिक्षक गाओ, क्या प्रमुख खेती सूची के लिए सब्सिडी हर महीने 10,000 है? लू शेंग ने पूछताछ की, गाओ फैंग से पुष्टिकरण उत्तर प्राप्त किया और फिर तुरंत गाओ फैंग से छुट्टी का अनुरोध किया। छुट्टी। लू शेंग की बातें सुनने के बाद गाओ फैंग ने एक पल के लिए सोचा और सहमति व्यक्त की। आप छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन एलीट क्लास का जल्द ही डिवीजन होने वाला है। डिवीजन के बाद एक मासिक परीक्षा होगी, बेहतर होगा कि आप उसे न छोड़ें। गाओ फैंग समझ गया कि लू शेंग आगे क्या करना चाहता था, क्योंकि सामान्य पाठ्यक्रम अब लू शेंग के लिए कुछ हद तक निरर्थक थे। लेकिन फिर भी उन्होंने लू शेंग को एलीट क्लास में आने वाली स्थितियों के बारे में सूचित किया। ठीक है, मैं समझ गया। धन्यवाद शिक्षक गाओ। लू शेंग ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। 10,000 फेडरेशन पॉइंट्स की मासिक सब्सिडी, साथ ही अंकल ली के साथ मेरी अंशकालिक नौकरी। अगर कभी कभार कोई कृत्रिम अंग मरम्मत का ऑर्डर आता है तो मुझे महीने में काफी फेडरेशन पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद मेरे पास संसाधनों की कमी नहीं होगी। लू शेंग ने बुदबुदाया और फिर प्रथम श्रेणी की क्यूई रक्त गोली खा ली, जिससे प्रशिक्षण में उन्माद शुरू हो गया। ... इसके बाद की अवधि में लू शेंग ने एलीट क्लास में भाग नहीं लिया, बल्कि अपना सारा समय प्रशिक्षण में लगा दिया। जैसे जैसे पंचतत्व मुट्ठी का स्तर चौथे स्तर तक बढ़ा, जैसा कि गाओ फैंग ने पहले उल्लेख किया था, दीर्घायु आसन का प्रशिक्षण भी तेज हो गया। ली मो और गाओ फैंग के मार्गदर्शन के साथ संयुक्त लू शेंग की दीर्घायु आसन दक्षता बढ़ गई। आधे महीने बाद लू शेंग ने घर पर दीर्घायु आसन का पूरा सेट किया, जिसमें उनकी त्वचा से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। वाह! लू शेंग ने एक लंबी सांस छोड़ी, उसकी नज़र सिस्टम इंटरफेस पर गई। नाम लू शेंग, पेशा मार्शल आर्टिस्ट, क्षेत्र क्यूई रक्त क्षेत्र 78/100, दीर्घायु आसान 9910 LV5, 5 तत्व मुट्ठी 1110 LV5, बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक रखरखाव 8810 LV5। क्यूई रक्त में पहले से ही 78 कैलोरी होती है, जो लगभग 80 तक पहुंच रही है। और ये दीर्घायु आसन। लू शेंग ने इंटरफेस पर दीर्घायु आसन की प्रगति को देखा और गहरे विचार में डूब गया। कई दिन पहले लू शेंग ने दीर्घायु आसन की दक्षता को 99 अंकों के साथ 5वें स्तर तक बढ़ा दिया था, फिर भी पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि वह वहीं अटक गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लू शेंग ने कैसे प्रशिक्षण लिया, प्रवीणता का वह एक अंक नहीं बढ़ेगा। दीर्घायु आसन में हुई अंतिम प्रगति क्यों रुकी हुई है? वर्तमान में लू शेंग का दीर्घायु आसन क्षेत्र पहले से ही गाओ फैंग से ऊपर था, यहां तक कि गाओ फैंग भी अब उसका मार्गदर्शन नहीं कर सकता था। लू शेंग को लगा कि दीर्घायु आसन के 5वें स्तर को अधिकतम करने पर वह दीर्घायु क्षेत्र को समझ लेगा, लेकिन यह अटक गया। ऐसी स्थिति ने लू शेंग को कुछ चिंतित कर दिया। खिड़की से बाहर देखने पर पता चला कि सूरज डूब रहा था। नारंगी रंग की धूप बादलों को रोशन कर रही थी, मानो आसमान में आग की लपटें जल रही हों। छोड़ो, आज का प्रशिक्षण यहीं समाप्त होता है। मैं इतने लंबे समय से बिना टहले प्रशिक्षण ले रहा हूं। शायद टहलने से कुछ नई अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। किसी कारण से खिड़की के बाहर का दृश्य देखकर लू शेंग को बाहर टहलने की इच्छा हुई। तुरंत लू शेंग ने साफ कपड़े पहने घर से बाहर निकला और शहर में घूमने लगा। विशाल सड़कों से गुजरते हुए वह शहर की घुमावदार गलियों में घूमता रहा, उसके मन में परिचित यादें उमड़ रही थीं। किसी कारणवश लू शेंग ने खुद को एक खाद्य स्टॉल पर पाया, जहां उसे परिचित सुगंध महसूस हो रही थी। ये वह जगह थी जहां लू शेंग अक्सर आया करता था। लू शेंग। जैसे ही लू शेंग ने भोजन स्टॉल का नाम देखा, वह कुछ सोच में पड़ गया। तभी एक प्रसन्न आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। लू शेंग ने आवाज की ओर मुड़कर देखा तो एक बहुत ही परिचित आकृति दिखाई दी। झाओ फैंग, दीर्घायु क्षेत्र क्यूई रक्त 87 अंक। लू शेंग और झाओ फैंग ने सहजता से फूड स्टॉल पर जगह ढूंढी और 2 या 3 व्यंजन ऑर्डर कर दिए। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लू शेंग ने कुछ जिज्ञासा से झाओ फैंग को देखा। ये सप्ताहांत नहीं था और ऐसा लग रहा था कि झाओ फैंग काफी समय से यहाँ काम कर रहा था, क्योंकि वह हर चीज से अच्छी तरह परिचित था। लू शेंग की तरह झाओ फैंग भी अनाथ था और अक्सर अंशकालिक नौकरियां करता था। लेकिन अगर लू शेंग को ठीक से याद है तो झाओ फैंग हमेशा से एक पारलौकिक बनने की ख्वाहिश रखता था। खासकर उससे प्रेरित होकर उसने कुछ समय तक लगन से काम किया था। तो अब लू शेंग के शब्दों को सुनकर झाओ फैंग का हाथ बियर खोलते समय थोड़ी देर के लिए रुक गया,
लेकिन फिर भी उसने ढक्कन को खोला और मुस्कुराने और बोलने से पहले एक बड़ा घूंट लिया। मैंने अचानक सोचा, पारलौकिक बनना कोई बड़ी बात नहीं है। लू शेंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और झाओ फैन को कुछ उलझन से देखने लगा। झाओ फैन मुस्कुराते रहे और बोले, तियान की स्टार से भर्ती याद है। वह अग्रिम पंक्ति थी। हर कोई जानता है कि अग्रिम पंक्ति मांस की चक्की है। एक बार जब आप वहां जाते हैं तो आप मर जाते हैं। बहुत कम लोग जीवित वापस आ पाते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो। झाओ फैंग ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मृत्यु से डरता है। लू शेंग चुप रहा लेकिन कुछ नहीं बोला। मृत्यु से कौन नहीं डरता? क्या अग्रिम पंक्ति के युद्ध क्षेत्र में जाने वालों को मृत्यु का भय नहीं होता? क्या उन आकाशगंगा जीवन रूपों को मृत्यु का भय नहीं है? आवश्यक रूप से नहीं। लू शेंग सिर्फ अच्छा जीवन जीने के लिए ही तो ट्रांसेंडेंट नहीं बने थे। लू शेंग के विचार में ट्रांसेंडेंट बनने और एक निश्चित मात्रा में शक्ति प्राप्त करने से यह सुनिश्चित हो गया कि उनके जीवन और मृत्यु पर किसी और का नियंत्रण नहीं होगा। इसलिए मृत्यु से डरने में कोई बुराई नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा कि एक साधारण व्यक्ति बने रहना ही बेहतर है। हालांकि मेरी सामाजिक हैसियत किसी पारलौकिक व्यक्ति जैसी नहीं है, कम से कम मुझे अग्रिम पंक्ति में तो नहीं बुलाया जाएगा और मैं एक आरामदायक जीवन जी सकूंगा। झाओ फैंग ने लू शेंग की ओर मुस्कुराकर देखा और बियर का एक और बड़ा घूंट लिया। लू शेंग ने बहस नहीं की। हर किसी के अपने विचार होते हैं और लू शेंग ने कभी अपने विचार दूसरों पर नहीं थोपे। ये झाओ फैंग की पसंद थी। आरामदायक जीवन जिए। लू शेंग ने धीरे से बुदबुदाया, उस समय के अपने विचारों को याद करते हुए। उस समय वह अपने गृहनगर से भाग गया था, एक अनाथ और एक पारलौकिक व्यक्ति बन गया था और अच्छी जिंदगी जीना चाहता था। वह फिर से उस बेबसी और डर का अनुभव नहीं करना चाहता था। रहना। लू शेंग के मन में एक कोमल आवाज धीरे से फुसफुसाई। रहना। दीर्घायु। लू शेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से फुसफुसाया। झाओ फैन को यह अजीब लगा। वह बात करना चाहता था लेकिन लू शेंग को परेशान करने से डरता था, इसलिए वह चुपचाप उसके सामने बैठ गया और अकेले शराब पीने लगा। दीर्घायु। क्या इसका मतलब सिर्फ जीना नहीं है? मैं एक पारलौकिक व्यक्ति बन गया है ना सिर्फ जीने के लिए? तो दीर्घायु का सार जीना है। लू शेंग ने धीरे से फुसफुसाया और उसके शब्दों के साथ एक रहस्यमय आभा धीरे धीरे फैल गई। झाओ फैंग ने लू शेंग को देखा, उसमें भारी बदलाव महसूस किया, जैसे उसने अचानक अपना व्यवहार बदल दिया हो। लेकिन वह इसका ठीक ठीक पता नहीं लगा सका। क्या चल रहा है? झाओ फैंग ने हैरान होकर अपना सिर खुजलाया। उसी क्षण लू शेंग ने अपनी आंखें खोली। यह दीर्घायु क्षेत्र है। लू शेंग की आंखें चमक उठी और उसकी निगाह के सामने एक सिस्टम पैनल था जिसे केवल वही देख सकता था। नाम लू शेंग। व्यवसाय मार्शल आर्टिस्ट। क्षेत्र क्यूई रक्त क्षेत्र 78/100। दीर्घायु आसन मैक्स दीर्घायु क्षेत्र। 5 तत्व मुट्ठी 1100 LV5। बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक रखरखाव 8810 LV5। दीर्घायु आसन की दक्षता अधिकतम हो गई थी और सिस्टम ने दीर्घायु क्षेत्र शब्द प्रदर्शित किया। इस समय लू शेंग ने महसूस किया कि दीर्घायु क्षेत्र को समझने के बाद उसका पूरा शरीर जोश से भरा हुआ लग रहा था। पिछले प्रशिक्षण की थकान दूर हो गई थी और उसकी ऊर्जा उमड़ पड़ी थी। दीर्घायु आसन का निर्माण करने वाले मार्शल विशेषज्ञ का मूल उद्देश्य मानव जाति को लंबी आयु प्रदान करना तथा अधिक समय तक जीवित रहना था। तो दीर्घायु क्षेत्र का सार जीना है। बहुत सरल फिर भी सीधा। यही है दीर्घायु क्षेत्र। एक बार समझ लेने पर मार्शल कलाकार की सहनशक्ति बढ़ जाती है और जीवनकाल बढ़ जाता है। यही कारण है कि लू शेंग की पिछली थकान अचानक दूर हो गई। दीर्घायु क्षेत्र को समझने के बाद मेरी सहनशक्ति में सुधार हुआ है, जिसका अर्थ है कि मैं लंबे समय तक प्रशिक्षण ले सकता हूं। लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया। एक प्रथम स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट अभी भी हाड़ मांस का बना होता है। हर दिन प्रशिक्षण की एक सीमा होती है। सिस्टम पैनल के साथ भी लू शेंग लगातार 24 घंटे प्रशिक्षण नहीं ले सकता था। लेकिन अब दीर्घायु क्षेत्र की समझ के साथ वह कम से कम 16 घंटे तक चरम प्रशिक्षण बनाए रख सकता था। क्या हो रहा है? झाओ फैंग ने सावधानी से पूछा। लू शेंग मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, बस झाओ फैंग के साथ अपनी बियर की खनक सुनाई दी और दोनों ने पहले की तरह ही शराब पी और खाया। रात होने तक लू शेंग खुशी से झाओ फैंग से अलग हो गया और घर लौट आया। दीर्घायु क्षेत्र को समझने के बाद अब क्यूई रक्त को आगे बढ़ाने का समय है।
क्यूई रक्त गोलियों की सहायता से प्रतिदिन 16 घंटे का प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। लू शेंग ने गहरी सांस ली, ऊर्जा से भरपूर महसूस किया और लिविंग रूम में प्रशिक्षण शुरू कर दिया। समय उड़ गया। लू शेंग को दीर्घायु क्षेत्र को समझे हुए आधा महीना बीत गया। दीर्घायु क्षेत्र से मिली सहनशक्ति की वृद्धि के साथ लू शेंग प्रतिदिन 16 घंटे तक अपनी चरम प्रशिक्षण क्षमता बनाए रखने में कामयाब रहा। एलीट क्लास की क्यूई ब्लड पिल्स की 5 बोतलों के साथ उसका क्यूई ब्लड तेजी से बढ़ा। एक दिन लू शेंग ने अपना प्रशिक्षण धीमा कर दिया और सिस्टम पैनल खोल दिया। नाम लू शेंग, व्यवसाय मार्शल आर्टिस्ट, क्षेत्र क्यूई रक्त क्षेत्र 87/100, दीर्घायु आसन मैक्स दीर्घायु क्षेत्र 5 तत्व मुट्ठी 1100 LV5, बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक रखरखाव 88100 LV5, क्यूई ब्लड 87 तक पहुंच गया है। इस स्तर पर पूरे तियान की स्टार में मैं क्यूई ब्लड मार्शल आर्टिस्टों में शीर्ष स्तर पर हूं। लेकिन मैंने अपनी सीमा महसूस नहीं की है। पैनल को देखते हुए लू शेंग मुस्कुराया। बेकार की बकवास। क्यूई रक्त भ्रम संशोधन के बाद सिस्टम पैनल के अस्तित्व के कारण लू शेंग को अपनी साधना में लगभग कभी भी किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। स्थायी सत्यापन की शर्त के तहत लू शेंग साधना तकनीकों और मार्शल आर्ट की अपनी समझ में एक चरम अवस्था बनाए रखने में सक्षम है और उसकी साधना अवस्था हमेशा अपने चरम पर रह सकती है। इसलिए इसका मतलब ये भी है कि लू शेंग सीधे क्यूई रक्त के 100 कार्डों को प्रभावित कर सकता है। इसमें बस कुछ समय लगता है। क्यूई ब्लड के 87 कार्ड 100 से केवल 13 कार्ड दूर। मेरी वर्तमान प्रगति के अनुसार और जल्द ही वितरित होने वाली एलीट क्लास सब्सिडी के साथ मैं 1 महीने के भीतर क्यूई ब्लड के 100 कार्ड तक पहुंच सकता हूं। तब तक मैं अपना स्वयं का क्यूई रक्त भ्रम संघनित करने में सक्षम हो जाऊंगा। लू शेंग की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। यदि लू शेंग को सही से याद है तो गाओ फैंग ने कहा था कि एक बार जब एक मार्शल कलाकार क्यूई रक्तभ्रम को संघनित कर लेता है तो उसके पास उसी क्षेत्र के साधकों और यांत्रिक ट्रांसफॉर्मरों के साथ सीधे मुकाबला करने का साधन होगा। क्यूई रक्तभ्रम के बारे में लू शेंग बहुत उत्सुकता से इसका इंतजार कर रहा था। ये सोचकर लू शेंग का दिल फिर से शांत हो गया और उसने अपनी साधना जारी रखी। यूकाई हाई स्कूल एलीट क्लास। मध्यावधि परीक्षा विभाजन के बाद एलीट क्लास को 2 अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया गया। लू शेंग एलीट क्लास 1 में था, जिसमें वे छात्र शामिल थे जो मध्यावधि परीक्षाओं में उच्च स्थान पर थे तथा एलीट क्लास 2 की तुलना में उन्हें बहुत अधिक संसाधन सब्सिडी प्राप्त थी। ठीक इसी वजह से पिछले महीने में म्यू बिंग और अन्य 2 के अलावा कई लोग भी धीरे धीरे दूसरे स्तर पर आ गए थे। इस समय एलीट क्लास 1 के आधे छात्र पहले ही दूसरे स्तर पर पहुंच चुके थे। अरे क्या आप लोगों को लगता है कि एलीट क्लास 1 शुरू होने के 1 महीने बाद भी कुछ लोग अभी तक कक्षा में क्यों नहीं आए हैं? एलीट क्लास 1 कक्षा में एक मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर ने हंसते हुए कहा। और कैसे हो सकता है? जरूर वे डरे हुए हैं। भले ही उसके पास केवल प्रथम स्तरीय साधना है, फिर भी वह प्रमुख साधना सूची में शामिल हो गया, जो यांग मेंग को भी नहीं मिली। लू शेंग इसके लायक क्यों है? वह यांग मेंग का सामना करने से डरता होगा, इसलिए वह जानबूझकर नहीं आ रहा है। ये बात तो सही है, वरना वह मासिक परीक्षा से चूकता ही नहीं। उसे शायद डर है कि उसकी असली स्थिति उजागर हो जाएगी और मुख्य सूची के लिए उसकी योग्यता छीन ली जाएगी। जैसे ही इस व्यक्ति ने बात की, कक्षा में उपस्थित कई किसान और यांत्रिक ट्रांसफॉर्मर सहमति में शामिल हो गए। उस समय जब लू शेंग को प्रमुख साधना सूची में शामिल किया गया तो काफी हलचल मच गई, विशेष रूप से उन साधकों और यांत्रिक ट्रांसफॉर्मरों के बीच जो एक एक करके लू शेंग को चुनौती देने के लिए शोर मचा रहे थे। यहां तक कि यांग मिंग ने सार्वजनिक रूप से एलीट क्लास 1 में सभी से कहा था कि जब लू शेंग आएंगे तो वह उनका सामना करेंगे। हालांकि कौन जानता था कि मध्यावधि परीक्षा समाप्त होने के बाद से लू शेंग एलीट क्लास 1 में नहीं आया था। वह इस महीने की परीक्षा भी नहीं दे पाया। इससे कई लोगों को लगा कि लू शेंग यांग मिंग से डर गया था। इस समय यांग मिंग शांति से अपनी सीट पर बैठा था, दूसरों को ये कहते हुए सुन रहा था कि लू शेंग उससे डरता है, और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ऐसे शब्दों से यांग मिंग को बहुत संतुष्टि मिली। हालांकि घर पर लू शेंग को इस सब के बारे में पूरी तरह से पता नहीं था, और अगर उसे पता भी होता तो उसे इसकी परवाह नहीं होती। आखिरकार लू शेंग चुपचाप अपनी दक्षता बढ़ाना चाहता था। लू शेंग ने इन बेकार की बातों पर कभी विचार नहीं किया। जैसे जैसे एलीट क्लास 1 में गपशप जारी रही, समय उड़ता गया और लू शेंग अभी भी एलीट क्लास 1 में नहीं दिखा।
वह अपने दिन घर पर या तो खाने, सोने या खेती करने में बिताता रहा। एक सख्त दिनचर्या का पालन करते हुए उन्होंने अपनी साधना को अत्यधिक बढ़ाया। ठीक इसी वजह से लू शेंग का क्यूई रक्त भी उसकी अथक साधना के तहत तेजी से बढ़ गया। बहुत जल्द ही 1 और आधा महीना बीत गया। लू शेंग ने अपनी साधना रोक दी और अपने सिस्टम पैनल पर नजर डाली। नाम लू शेंग। पेशा मार्शल आर्टिस्ट। क्षेत्र क्यूई रक्त क्षेत्र 97/100। दीर्घायु आसन मैक्स दीर्घायु क्षेत्र। 5 तत्व मुट्ठी 1100 LV5। बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक रखरखाव 8810 LV5। क्यू ब्लड 97 कार्ड तक पहुंच गया था, 100 से केवल 3 कार्ड दूर। अपने सामने सिस्टम पैनल को देखकर लू शेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अब अंतिम दौड़ का समय आ गया है। तुरंत लू शेंग ने अपना व्यक्तिगत टर्मिनल खोला और अपने फेडरेशन पॉइंट्स बैलेंस की जांच की। इस अवधि के दौरान ली मो के साथ अपने अंशकालिक काम और एलीट क्लास से मिलने वाली सब्सिडी से क्यूई ब्लड पिल्स खरीदने पर खर्च किए गए धन के अलावा उन्होंने 70 से 80 हजार फेडरेशन पॉइंट्स बचाए थे। फिर उसने ली मो के संचार चैनल को डायल किया और ली मो के कनेक्शन के माध्यम से सीधे द्वितीय श्रेणी की रक्त जमावट गोली खरीद ली। द्वितीय श्रेणी की रक्त जमावट गोलियों का उपयोग आमतौर पर 90 से अधिक क्यूई रक्त कार्ड वाले मार्शल कलाकारों द्वारा किया जाता है, और कुछ द्वितीय श्रेणी के मार्शल कलाकार भी अपनी साधना में सहायता के लिए उनका उपयोग करना चुनते हैं। इस वजह से इसकी कीमत बहुत अधिक है। लू शेंग के शेष 70 से 80 हजार फेडरेशन पॉइंट इस रक्त जमावट गोली से पूरी तरह से समाप्त हो गए थे, और उसके बाद ही उसे एक मिली। ली मो की दक्षता बहुत अधिक थी। केवल 1 घंटे में एक नामित व्यक्ति ने लू शेंग के घर पर दूसरी श्रेणी की रक्त जमावट गोली पहुंचा दी। रक्त जमावट की गोली प्राप्त करने के बाद लू शेंग ने इसे तुरंत नहीं लिया, बल्कि अपनी स्थिति को समायोजित करने में कुछ समय लिया। यद्यपि सिस्टम पैनल के साथ लू शेंग बिना किसी चिंता के क्यूई ब्लड के 100 कार्डों को तेजी से चला सकता था, लेकिन जैसे ही उसका क्यूई ब्लड 97 कार्डों तक पहुंच गया, उसकी पीसने की गति काफी धीमी हो गई। इसलिए उसने अपने सभी फेडरेशन पॉइंट्स को एक द्वितीय स्तरीय रक्त जमावट गोली खरीदने के लिए खर्च करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य क्यूई रक्त के अंतिम 3 कार्डों के लिए एक अंतिम प्रयास करना था। अपनी स्थिति को चरम पर लाने के बाद लू शेंग ने एक गहरी सांस ली, दूसरी श्रेणी की रक्त जमावट की गोली निकाली और उसे एक ही बार में निगल लिया। रक्त जमावट की गोली तुरंत पिघल गई और एक गर्म धारा में बदल गई, जो लू शेंग के गले से होकर उसके शरीर में प्रवाहित हुई। एक पल में लू शेंग ने महसूस किया कि इस गर्म धारा के प्रवाह के कारण उसके पूरे शरीर का क्यूई रक्त उबल रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के लू शेंग ने तुरंत दीर्घायु आसन का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिससे रक्त जमावट गोली की ऊर्जा को परिष्कृत करने में सहायता मिली। लू शेंग की गतिविधियां तेज थीं। दीर्घायु आसन में निपुणता प्राप्त करने के कारण वह इसमें निपुण हो गया था। लिविंग रूम में परछाइयां टिमटिमा रही थीं। दीर्घायु आसन की मदद के बावजूद रक्त जमावट की गोली की ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि लू शेंग की त्वचा लाल हो गई। लेकिन ठीक इसी वजह से लू शेंग का क्यूई रक्त बेतहाशा बढ़ने लगा। कार्ड कुछ ही सांसों में लू शेंग का क्यूई ब्लड 99 कार्ड तक पहुंच गया, और यह अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद लू शेंग के शरीर के भीतर से एक धीमी सी आवाज गूंजी। धमाका। लू शेंग के शरीर में नदी की तरह दौड़ते हुए अगले ही पल एक छायादार रक्त आकृति धीरे धीरे उसके पीछे उभरी। क्यूई रक्त 100 कार्ड।